ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी में हमने कुछ चीजें जो याद रखने वाली हैं। देखिए, आप सारे रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हमारी रेडियो एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड होती है। आपने सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फर्क बता सकता है आप में से कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड अ न्यूक्लियर रिएक्शन? यस सर, एक में प्रोटॉन चेंज होती है, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, एक्चुअली जिसमें प्रोटॉन आ रहे होंगे वो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो आप समझ लीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसको आप लोग रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ डिस्कवरीज के बारे में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके को। देखिए, एक बड़ा न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स रिलीज करता है और ये स्पॉन्टेनियसली होता है। जैसे ही एटॉमिक नंबर 92 क्रॉस करता है, आपके एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज डेवलप होना शुरू हो जाती है कि वो खुद ब खुद अपने अंदर से पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे। इसके बारे में साइंटिस्ट की मुख्तलिफ थेरीज हैं। जैसे ये देखें कि पेरेंट न्यूक्लियस है यूरेनियम 238 और इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किए, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। He एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, और इस पे जो चार्ज है वो 2+ है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो मास भी नहीं होता, वो इन्वॉल्व भी नहीं होते इसके अंदर। तो अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हीलियम 2+ है। तो ये देखिए, इसमें से निकल गया तो ये 238 था, तो जब इसमें से 4 मास कम हो गया तो वो 234 रह गया, थोरियम बन गया। यूरेनियम 92 होता है और थोरियम 90 है, यानी कम हो गए उसके अंदर से। तो यहाँ सिंपल पॉइंट ये है कि आपके पास कुछ एलिमेंट खुद ब खुद अपने अंदर से पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और वो एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डॉटर न्यूक्लियस जो होता है वो पहले न्यूक्लियस से छोटा होता है। इसमें मेजर पार्टिकल में सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर हीलियम निकल जाए उसमें से तो वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जब कभी किसी भी एटम में से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स और एटॉमिक मास कम से कम 4 टाइम्स कम होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, एक एटम, कोई भी एटम है ए, इसका एटॉमिक नंबर है 99। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास है फॉर एग्जांपल 290। इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। अब आप बता सकते हैं ये जिस डॉटर में कन्वर्ट होगा, डॉटर न्यूक्लियाई में, उसका एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा? 286 और शाबाश, 97। 97। दैट्स गुड। तो ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपने ये इससे समझ लिया कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए ना तो वो कहेगा अल्फा पार्टिकल रिमूव किया तो क्या होगा। अच्छा, देन एक और चीज, बीटा पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स किन्हें कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 14 जो होता है, अगर उसमें से बीटा पार्टिकल निकल जाए तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ केमिस्ट्री जो है ना इसकी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एटम के न्यूक्लियस में कितनी चीजें होती हैं? 2 कौन कौन सी? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं और पॉजिट्रॉन्स हैं, बाकी हैं, लेकिन चले हम फिलहाल वक्ती तौर पे मानते हैं कि 2 बेसिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है न्यूट्रॉन किससे मिलके बना होता है? एनीबडी? और से सर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं वापस न्यूट्रॉन में? अप एंड डाउन वो बराबर में हो जाती हैं, तो आपस में कट आउट होकर जीरो चार्ज करता है न्यूट्रॉन उसमें। में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इसमें न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है। यानी जब कभी आप न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें क्या बनेगा? प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनेगा और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रिनो बनेगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा टैब देखने, देख ले।
तो इसमें प्रोटॉन भी बनता है, इलेक्ट्रॉन भी बनता है, और इसमें न्यूट्रिनो आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस डिके में बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जो बीटा पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। आप मुझे बताएं, जब मैं न्यूट्रॉन को तोड़ता हूं तो क्या एटम के मास पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा, सॉरी। असल में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जी। इलेक्ट्रॉन का कोई मैस नहीं होता। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन से कितने गुना कम होता है? 1836 टाइम्स। यानी आपके पास 1836 रुपए और 1 रुपया गिर जाए तो वो मैटर नहीं करता। वैसे अब जो दौर आ गया, 1836 भी गिर जाए तो कोई मैटर नहीं करते, लेकिन चले हम वक्ती तौर पे मान लेते हैं कि 1 रुपया गिर गया 1836 में से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल मैस को। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से भी पूरे न्यूक्लियस के या उस न्यूट्रॉन के मैस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखें, इसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हम कह रहे हैं कि जब बीटा पार्टिकल रिमूव किया, इसका एटॉमिक मास 14 ही था। अब इसका एक न्यूट्रॉन हमने ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोटॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना उसमें से बीटा पार्टिकल, तो प्रोटॉन बढ़ गया। जहां 6 प्रोटॉन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? 7 में। और एटम की आइडेंटिटी किस चीज को कहते हैं? प्रोटॉन नंबर, तो एटॉमिक प्रोटॉन नंबर। नंबर जब 6 से 7 हो गए तो इसका मतलब वो कौन सी चीज है? एटम चेंज हो गया ना पूरे का पूरा आपके पास। सर एटम। जी जी, सर। तो हमारा एटम ही चेंज हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सो अगर आप पीरियोडिक लॉ को भी फॉलो करेंगे तो आपके पास फ्रॉम 6 to 7 जा रहे हैं, मैथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि कोई एटम है ए, आपने उसमें से अल्फा पार्टिकल निकाला तो वो बन गया बी, और फिर आपने उसमें से बीटा पार्टिकल निकाला तो वो बन गया सी। इसका एटॉमिक नंबर है 92 सपोज। तो इसका क्या नंबर होगा और इसका क्या नंबर होगा? बीटा पार्टिकल निकले तो सर 2 प्रोटॉन कम कर देने, जी और सर 90। सॉरी अल्फा पार्टिकल निकले तो 2 प्रोटॉन्स कम कर देने हैं, और बीटा पार्टिकल निकले तो एक एक ऐड कर प्रोटॉन देना है। ऐड कर देना। दिस इज वन ऑफ द ड्रिल दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर देयर व्हेन यू आर गोइंग टू क्लियर इन एग्जाम, बिकॉज ये क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं। व्हेनेवर आपको रेडियो एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन आएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर होता है। लाइक वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, लेकिन यू नीड टू यूज योर स्किल्स ओवर देयर। ओके, तो ये कुछ इस तरह की चीज होगी। नाउ व्हाट अबाउट गैमा रेडिएशंस? गैमा रेडिएशंस आर जस्ट लाइक एक्स रे रेडिएशन। गैमा पार्टिकल्स की रेडिएशन की ना वेवलेंथ बहुत कम होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वेवलेंथ बहुत कम होती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करवा सकती है। जैसे आपने सुना होगा एक्स रेज को इस्तेमाल किया जाता है आयोनाइजेशन के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग गैमा रेज को भी यूज कर सकते हैं। तो गैमा रेज आर हाई एनर्जी बीम, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इसका कोई ऐसा मैस नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन का भी मैस होता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मैस बताया था, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilograms is the mass. But there is no mass of these gamma radiation because they are just radiation. They are not a massive particle. तो हम इसको मैटर नहीं कह रहे, हम इसको एनर्जी कह रहे हैं, बट इट इज वेरी हाई एनर्जी। इसको ग्रीक लेटर गैमा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो यहाँ पर बात है। अब इस फिगर में देखें तो आपको समझ आएगी कि आपके पास गैमा रेडिएशन की है। अच्छा, गैमा से भी एक कम एनर्जी की यानी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन होती है, वो कौन सी होती है? गैमा से भी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी। यूवी। यूवी तो ये, हाँ जी, कॉस्मिक रेज। और मैंने बताया था कॉस्मिक रेज कहां से आ रही है? कॉस्मिक बॉडीज, कॉस्मोस से बड़ी जी, बॉडीज। ये सन से नहीं आती। ये जी कॉस्मॉस सर, यानी वो जो बिग बैंग प्लैनेट्स। थ्योरी थी ना, उसको प्रूव भी इसने किया जी था, सर। और इनकी डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज भी मिला था। खैर, तो ये देखें,
गैमा रेडिएशंस के निकल जाने से एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। तो अगर आप अपना सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे तो आपके पास जो अभी तक हमने चीज पढ़ी है उसमें सबसे पहले आ गया रेडियो एक्टिविटी, और हमने रेडियो एक्टिविटी की बेसिक्स पढ़ ली, इसमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस के बारे में पढ़ लिया। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, और इसकी डोमेन भी यही है। इससे ज्यादा डिटेल्स तो बहुत में जा सकते हैं हम, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें जाना चाहिए। तो ये देख लें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की मैंने क्लासिफिकेशन भी कर दी है, इन पे चार्जेस वगैरह। और देखें अल्फा पार्टिकल्स छोटे से पेपर से पास भी नहीं होते, बीटा पार्टिकल जो है वो पेपर से पास हो जाते हैं लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल पे रुक जाते हैं, जबकि गामा पार्टिकल जो है दे बिहेव एज अ फुफ्फो ऑफ न्यूक्लियस, और ये हर जगह से क्रॉस कर जाता है। तो ये रेडिएशन वो रेडिएशन है जो किसी भी एटम में एज अ फुफ्फो रोल प्ले करेंगे। तो आप याद रखें कि ये हाई एनर्जी है, इसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं किसी एटम पे बीटा पार्टिकल स्ट्राइक करता हूं, चलें ये भी एक मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास है एक पार्टिकल ए, उसका मास है 90 एटॉमिक नंबर, सॉरी, उसमें बीटा पार्टिकल कैप्चर हो जाते हैं, तो जो बी बनेगा उसका मास कितना होगा? सर कैप्चर मींस मतलब उसमें ऐड हो जाता है। देखिए किसी एटम में से बीटा पार्टिकल निकालते हैं तो उसमें क्या ऐड हो जाता है? तो उसको सर फिर तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। हाँ जी, लेकिन अगर किसी एटम में बीटा पार्टिकल ऐड करवा दिए जाए, अब यहाँ ना इलेक्ट्रॉन को और बीटा पार्टिकल को अलग अलग क्यों लिखते हैं? जो बीटा पार्टिकल एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन वो है जो शेल्स के अंदर बेचारा जलील होता रहता है। तो हम शेल्स वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। वाले के। इसका मतलब जैसे ही न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल जाएगा, वो वहां के पड़े हुए प्रोटॉन से मिलकर क्या बना देगा? न्यूट्रॉन बना देगा। उसका एटॉमिक मैस फर्ज करें 180 है, एटॉमिक मैस तो वही रहेगा लेकिन एटॉमिक जी नंबर सर। कम हो जाएगा। यस। बात समझ आई ये वाली? जी सर आगे। बाकी दो दोस्त हैं हमारे साथ, सहर और उस्मान। जी सर हाँ। यस सर। जी जी, समझ आ रही है इन चीजों के साथ साथ? जी सर बिल्कुल आ रही ओके, सहर आपको? मुझे लगता है सहर को नींद बहुत आ गई है लेक्चर सुन के, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये 86 से ये देखें ये कम होता जा रहा है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ये भी आपके सामने है, ये मैंने डिकेज ऐड कर दी है। अच्छा, अब हमारा इससे अगला जो टॉपिक है ना वो है इनकी डिटेक्शन। डिटेक्शन के लिए ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। एक है क्लाउड, सॉरी 3 इंस्ट्रूमेंट है। क्लाउड चैम्बर, क्लाउड चैम्बर क्या करता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल जब यहाँ से पास करते हैं ना, तो उसके अंदर ना एक डेंस सा क्लाउड आ जाता है, यानी ऐसे जैसे कोई चीज गुजरती है तो उसके निशान नहीं आ जाते, ऐसे कोई चीज पास कर रही हो तो उसके निशान आते हैं। वो कहते हैं एयर। अच्छा, द चैम्बर कंटेन एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स। अब इसमें H2O वेपर्स मौजूद हैं। व्हेन द पॉजिट्रॉन इज लोड सडनली द गैस एक्सपैंड एंड सुपर कूल। उसमें से होता ही है कि वो जो गैस है वो सुपर कूल्ड होती है, ठीक है। और जब वो सुपर कूल्ड कन्वर्ट होती है, यानी उसमें से जब बहुत तेजी से आपके पास ये गैस एक्सपैंड करेगी, यानी इसमें से पार्टिकल्स गुजरेंगे, तो आपको पता है सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग, ये जूल थॉमसन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो वो सुपर कूल में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे ही वो इस पार्टिकल इस गैस में निकलते हैं वो एक पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ना अपने छोटी छोटी लाइंस बनाना शुरू कर देते हैं। इसको आप किसी विंडो के थ्रू, ये देखें कैमरा विंडो है जिसके थ्रू आप देखते हैं, ठीक है। तो similarly alpha and beta particle form a trail of bubbles as they pass through the liquid hydrogen. The liquid hydrogen में भी ऐसे करते हैं, the photography of the particle track। इससे आपके पास पार्टिकल का ट्रैक आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मटेरियल रेडियो एक्टिव है या ये मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। जी सर। अगला देखिए, आगे है आयोनाइजेशन चैम्बर। व्हाट वी डू इन दिस आयोनाइजेशन चैम्बर।
हम यहाँ पर ये सिंपल डिवाइस है, लाइक हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर मेटल प्लेट्स यूज करते हैं। आप देख रहे हैं 2 मेटल प्लेट्स हैं, और उन 2 मेटल प्लेट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, उन 2 मेटल प्लेट्स के अंदर से रेडिएशन को पास करवाया जा रहा है। अब जब रेडिएशन पास करती है ना, तो आपको पता है ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। तो डेम्स्टर, सॉरी, डोजीमीटर इसको कहते हैं, आयोनाइजेशन का डोजीमीटर। इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे ही रेडिएशन जिसके अंदर से गुजरती हैं, जो अंदर एयर होती है वो आयोनाइज होती है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और प्रोटॉन्स यानी उसकी जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने हीलियम गैस यूज की है, तो जब वो इससे टकराएंगे पार्टिकल्स आके, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हीलियम पॉजिटिव बन जाएगा। तो हीलियम एक तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पास एम मीटर पे डिटेक्शन आ जाएगी। आपने कभी अमेरिकन फिल्म देखी हो या कोई ऐसी चीज देखी हो ना, तो उनके पास एक डिवाइस सी होती है, वो जब लेके जा रहे होते हैं, जब वो टू 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 ऐसे बजना शुरू हो जाती है, रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, वो कहते हैं यहाँ पर कुछ मौजूद है। ठीक है, तो वो इस तरह से जी इस सर। के चैम्बर के अंदर होता है कि रेडिएशन पास करते हैं। जैसे ही रेडियो एक्टिव रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा रेडिएशन पास करेंगी समझ लें उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी, और उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उतना एमीटर पे वैल्यू ज्यादा आएगी। तीसरा इसमें गाइजर मुलर काउंटर। इसमें हम क्या करते हैं, ये अल्फा और बीटा पार्टिकल के एमिशंस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जरा इंटरेस्टिंग है। इसमें सिलेंडर मेटल ट्यूब है और इसके अंदर एक एनोड मौजूद है। ये उसकी रियल इंस्ट्रूमेंट है, ये देखेंगे सिलेंडर बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये आर्गोन गैस में इसको फिट किया जाता है 0.1 ATM में, यानी आर्गोन गैस भरी जाती है। डिफरेंस जो है, यानी इसमें जो वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट्स अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, द आर्गोन गैस, अब जैसे ही इसमें से पार्टिकल्स पास करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट होती है। ईच इलेक्ट्रिक पल्स मेक्स अ एंट्री ऑफ एनी अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक। अब इसमें ये होता है कि आपके पास जो आयोनाइजेशन हो रही है, क्या वो अल्फा पार्टिकल से हो रही है या बीटा पार्टिकल से हो रही है। यानी आप ये समझ लें कि आप इसके अंदर आयोनाइजेशन के सोर्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये आपके पास गाइजर मिलर काउंटर बहुत बड़ी डिवाइस है। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, विच डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये आपके पास कॉमनली यूज डिवाइस है। ये इतनी महंगी भी नहीं होती है, और इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो भी बड़ा सीधा सीधा। तो हम देखते हैं कि कितनी रेडियो एक्टिव पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी रेडियो एक्टिव वो लाइंस उसमें से जा रही हैं, और कितनी आयोनाइजेशन हो रही है। इससे हमें रेडियो एक्टिविटी की इंटेंसिटी पता चलती है। जितने आपके होते हैं ना, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन है या बाकी जगह, उन पे यही चीज इस्तेमाल हो रही है। ओके, अच्छा जी। तो ये जी देखिए, सर। अल्फा डीके हमने पढ़ा, बीटा डीके के बारे में हमने पढ़ लिया। ये वही है सारे काइनेटिक। अच्छा हाँ, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिव डीके किस ऑर्डर में आता है, तो याद रखना है कि ये कौन से ऑर्डर में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाएंगे। मैंने आपको डिटर्मिनेशन करनी है, हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो वो आपको कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसने कह दिया, a 1 gram sample of cobalt 60 has an activity of 1.1 10 to the 3 CI। ये इसका यूनिट होता है। इसका नाम मैंने लिखा था CI का, मेरे जेहन से स्किप हुआ है। आप इसका नाम जरा देख लीजिएगा, तो इसकी जो एब्रीविएशन है, तो डिटरमिन द रेट कांस्टेंट। अब आप इसे रेडियन, आप रेट कांस्टेंट को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। 1 ग्राम सैंपल है, लेकिन आपने 1 ग्राम नहीं देना। 1 ग्राम कोबाल्ट है, आप सबसे पहले इसके मोल्स बनाएं, और मोल्स बनाने के बाद इसके पार्टिकल्स बनाएं, नंबर ऑफ एटम्स निकालें, क्योंकि हर एटम के हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल कितने एटम्स आ रहे हैं, मोल्स बनाने आते हैं ना आप लोगों को, मोल्स और एटम्स। यानी आप जी उसको सर। 1 को 60 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ अब पार्टिकल्स। हाँ, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक है, फिर आप पर एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है आपके पास, इक्वेशन देखें जरा। आप जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं, R इज इक्वल टू के एन, उसकी पावर 1 वन। है। तो आपके पास यहाँ पर
आर ये वैल्यू है जी सर। और के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है जो एन है। तो सिंपल आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा जेन में रखना है, और ये जस्ट आपके लिए है लाइक इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, केमिकल आयोनाइजेशन, सॉरी सॉरी, केमिकल आयोनाइजेशन, सीआई का मतलब केमिकल आयोनाइजेशन। अच्छा, ये असल में न्यूमेरिकल मैंने इसलिए ऐड किया कि काइनेटिक, वैसे तो काइनेटिक्स बहुत बढ़िया है, मैं ऐसी झूठ बोलूं, काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी के बहुत लंबा टॉपिक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं ना इसके बारे में, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसमें ना बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आ रही हैं। मैं देख रहा था इनको, लेकिन क्योंकि सारी एग्जांपल्स आप लोग नहीं कर सकते, टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, इसने मुख्तलिफ तरीकों से इसको फाइंड आउट किया हुआ है। तो आपने सिंपली, जो मैंने एक एग्जांपल आपको ये वाली पहली करवाई थी, आप इसको जेन में रखेंगे तो होपफुली कि आपका न्यूमेरिकल वहां पर आएगा भी तो 1-2 नंबर का ही आएगा, या 2-3 मार्क्स का साथ आएगा, जिसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगानी है, ठीक है। और ये रेट वो है आपके पास जो काइनेटिक्स होती है। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फिशन क्या है? एक बड़े एटम का टूट के छोटे एटम्स, सॉरी, फिशन कहते हैं जुड़ने को, सॉरी टूटने को कहते हैं टूटने। ब्रेकेज। तो जब जी आपके सर। पास एक कंपाउंड ब्रेक करता है, छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। मुझे लगता है मैंने, फिशन टूटने को कहते हैं ना, तो ये टूट रहा है इधर। जी हाँ, सर। ठीक है। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है, आप इसकी बेस्ट एग्जांपल यूरेनियम 238 और 92 की ले सकते हैं, कि जैसे ही इस पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, आपके पास क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। इस इक्वेशन को जरा वेरीफाई कर लीजिएगा, इनके एटॉमिक नंबर और मैसेज लिख लीजिएगा। तो यूरेनियम बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करना, इसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, ठीक है। सी आई, बिल्कुल ये क्यूरी ने डिस्कवर किया था, मैडम क्यूरी जो थी ना, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था आयोनाइजेशन का, इसलिए उनको ये कहा जाता है कि सी आई का नाम दिया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप, ये क्यूरी ही है इसका, लेकिन ये आयोनाइजेशन हो रही है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो छोटे न्यूक्लियस को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपको पता है सूरज के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो भी यही हो रहा है, ट्रिटियम जी सर। और दूसरा हाइड्रोजन, ये मिल के हीलियम बनाते हैं। ट्रिटियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1,3 और ये है जी 1,0। सर। सर ये भी हमारे पास ड्यूट्रियम होता है, 1 और 2, तो ये बनता है हीलियम 5 और 4, जो दोबारा रेडियो एक्टिव डीके करता है, और उसके बाद 5 और 2, और फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है हीलियम 4 और 2। तो हीलियम का बनना हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन हीलियम का टूट के दोबारा हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना, ये आपके पास फ्यूजन रिएक्शन है। ये मैंने जो चीज ऐड की है, ये आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त होगी। आपने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों को पढ़ लेना है। असल में हम हर चीज की बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रहे कि हमारे पास पेपर का टाइम एक तो कम है, दूसरा ये कि आपने वहां पर ज्यादा लेंथी डिटेल्स में नहीं जाना, इसका क्वेश्चन सीधा सीधा होगा, कुछ ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज नहीं होगी। पास्ट पेपर्स आप देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का कंपैरिजन याद रख लेना है। ये मैंने आपको पीछे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज दिए हुए हैं, और उसमें जो जो चेंजिंग आ रही है वो आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी किसे कहते हैं? एक मटेरियल रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन आप उसमें कोई एटम, कोई चीज ऐड करके उसको रेडियोएक्टिव बनाते हैं, उसको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। जैसे सोडियम 11 है, लेकिन अगर मैं इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकाल दूं, तो वो पीछे जो बन जाएगा, वो आपके पास एक एलिमेंट चेंज हो गया। तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है ना, मैनी स्टेबल न्यूक्लियाई विल बम्बार्ड हाई स्पीड पार्टिकल प्रोड्यूस अनस्टेबल, ठीक है, न्यूक्लियाई एंड रेडियोएक्टिविटी।
दे रेडियो, ठीक है, ये आपके पास आ गया, आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी में चलेगा। अच्छा, एक ना मेरे पास वो रेडिएटिविटी जो है ना, उसकी बड़ी जबरदस्त है मेरे पास एक चीज है। आपने बस ये याद रखना है, आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार करवा कर जो वो चेंज क्रिएट करते हैं किसी न्यूक्लियस में, उसको आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी कहा जाता है। क्योंकि सीधे सीधे उसने टॉपिक लिखे हुए हैं, उसने एक्स्ट्रा लेंथी डिटेल्स उसमें ऐड नहीं की, तो फिर मैं उसकी एक्स्ट्रा और लेंथी डिटेल्स में नहीं जा रहा। अगर आप देखेंगे तो आपका मेजर मेजर काम जो है ना इसका, ये देखें, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इनकी डेफिनेशन याद कर ली, एक एक एग्जांपल याद कर ली, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन कर ली, इसकी एग्जांपल कर ली। ये देखें यूजेस है हमारे पास रह गए। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास रेडियो आइसोटॉप्स का एक टेबल है। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था। आप लोग डायरेक्टली सिर्फ क्या करेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ आपने एक बार इसको अच्छी तरह से तसल्ली से रीड कर लेना, ठीक है। तो इसको एक दो बार आप रीड कर लेंगे तो होपफुली होपफुली उसके बाद आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अहमद साहब, चलें अपन बच्चों के लिए बाद में देखते हैं। तो आप ये जरूर कीजिएगा कि आप एक बार ना ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ सारा, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसके अंदर से ना यानी इसको आप लोग तैयार कर, ये इतना मटेरियल हो जाएगा इंशाल्लाह 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 कि आपके पेपर का क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको आप लोग कर लें। बाकी आपका जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है मैं एक वो करवा देता हूँ आप लोगों को। मेथड याद रखिएगा, मेथड का लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ना मेरा एक लेक्चर है जो यूट्यूब उस पर अपलोड है, यूट्यूब के ऊपर, इसमें ना मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं रेडियो एक्टिविटी के, तो आप वहां से भी एक बार इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। मेजर पोर्शन जी आपको मैंने बता दिया वो यही है, ठीक है। आप इसके मेजर पोर्शन को सिंपली देख लें और ये कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों को ना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर करवा दूंगा, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी, सॉरी मैं सर से बात कर लेता हूँ यूवी वगैरह का, अगर सर करवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये वाला चैप्टर पहले करवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये करके ना आप लोग, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर ना आपका ये वाला काम जो है ना खत्म हो जाए। पहले 3 चैप्टर हैं, और मुझे ना टॉपिक फिर लिख देना कि हमारा ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ। मैं एक बार अपने भी देख लेता हूँ, शायद मेरे पास ये रिकॉर्डिंग में पड़ा होगा, नहीं भी होगा तो फिर मैं ये दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। जी सर। चले, इसको आप लोग कर लें, आई थिंक सो कि आज के लिए इनफ है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम बैठते हैं, तो इसको ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आपने भी ज्यादा लेंथी डिटेल्स में नहीं जाना। पेपर में डेरिवेशन का क्वेश्चन यहीं से आना है, इसमें डेरिवेशन कोई नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जिसमें डेरिवेशन नहीं होती उसमें कोई क्वेश्चन ट्रबलिंग या इशू वाला नहीं होता। कोई जी क्वेश्चन सर। आपके ज़हन में सर तो? प्लीज जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके लेक्चर्स अपलोड करते हैं। चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल मैं उनको अपलोड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, टेक केयर।